नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर एक बार डालेंगे हेडलाइंस के ऊपर। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कोरोना संक्रमित हुई। उर्मिला ने ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना के 12,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को नौकरी से निकालने की तैयारियां चल रही है। 20 अक्टूबर की रात अजमेर के कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग का मामला पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। और जापान में रविवार को हो रहे आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये चुनाव प्रधानमंत्री फुमितो किशिदा के लिए पहली बार परीक्षा होगी। तो चलिए बुलेटिन का रुख करते हैं। बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। जी हां, उर्मिला ने ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। उर्मिला ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है। वे शिवसेना की सदस्य भी हैं। उर्मिला ने लिखा कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हूं, मैं ठीक हूं, मैं अपने आप को घर में आइसोलेट कर ली हूं। मेरा अनुरोध है कि मेरे कांटेक्ट में आए सभी हुए जितने भी लोग आए हैं उन्हें अपना टेस्ट करा लें। दिवाली पर अपना ध्यान रखें। तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जिसने जीवन का हर पल समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी जयंती दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के लिए हृदय में भी हैं। मोदी ने कहा कि हम एकजुट रहेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। देश हित की चिंता करना हम सभी की जिम्मेदारी है। रिकॉर्डेड वीडियो में संदेश में मोदी ने कहा, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संकल्पों, सभ्यता, संस्कृति के उदार मानकों से परिपूर्ण एक राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं वो हमारी आत्मा, सपनों और आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। हमें याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना होता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी आगे कुछ कर पाएंगे। अमेरिकी वायुसेना के 12,000 कर्मचारियों ने नहीं लगवाई वैक्सीन। अमेरिकी वायुसेना के 12,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की नौकरी के निकालने की तैयारियां चल रही हैं। इन लोगों ने 2 महीने पहले कोविड वैक्सीन के अनिवार्य होने के बावजूद अभी तक कोई भी डोज नहीं ली है। अगस्त में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने घोषणा की थी कि सक्रिय ड्यूटी पर तैनात 13 लाख सैन्य कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन लेना अनिवार्य है। विभाग ने भी कहा था कि ऐसा नहीं करने वालों कर्मचारियों के लिए कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो अमेरिका वायुसेना के 12,000 से अधिक कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन को लगवाने से इनकार कर दिया है। अक्टूबर की शुरुआत में अमेरिकी वायुसेना के लगभग 6,000 सदस्य टीकाकरण के तैयार नहीं हुए थे। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के अनुसार इस बीच सभी अमेरिकी सैनिकों में से 57% को अब तक के कम से कम एक शॉट मिला है और 86% को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। सितंबर तक अमेरिकी वायुसेना के 94% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन हाल ही के हफ्तों में इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। किर्बी ने कहा कि धार्मिक आधार पर वैक्सीनेशन से बचने की अपील करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। उन्हें वैक्सीन की डोज लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो 20 अक्टूबर की रात अजमेर के कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। माना जा रहा है कि फायरिंग पंजाब के फरीदाबाद जेल में बंद कुख्यात बदमाश के इशारे पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को पकड़ लिया है। शनिवार रात फरीदाबाद जेल में बंद बदमाश भूपेंद्र सिंह ने सोशल साइट्स पर एक पोस्ट कर वारदात की जिम्मेदारी ली है। पंप मालिक के अनुसार 5 करोड़ की फिरौती के लिए यह फायरिंग हुई है। वहीं इस मामले में बात करने पर अजमेर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं, आज इसका खुलासा किया जा रहा है। और पंप पेट्रोल फाइलिंग मामले में भूपेंद्र सिंह खरवा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे वारदात की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में कहा गया है कि जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई हो वह करो, हम वारदात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसी और भाई को परेशान मत करो। अजमेर में जो मेरे खिलाफ हवा चल रही है वह लोग सतर्क रहे। इतना ही नहीं, फेसबुक पोस्ट में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई का भी हवाला दिया गया है। तो जापान में रविवार को आम चुनाव के लिए मतदान होना है। ये चुनाव प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के लिए पहली बड़ी परीक्षा होंगे, जिन्हें यह तय होगा कि कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था, देश की बुजुर्ग होती है और घटती आबादी तथा चीन एवं उत्तर कोरिया से आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें पर्याप्त जनादेश प्राप्त होता है या नहीं। यह चुनाव जापान की संसद के शक्तिशाली निचले सदन की 465 सीटों के लिए हो रहे हैं। किशिदा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की कुछ सीटों को नुकसान होना है और लेकिन इस अपनी गठबंधन सहयोगी कोमैटो के साथ उसे अब भी आसान बहुमत मिल सकता है। सत्तारूढ़ दल में नेतृत्व की दौड़ जीतने के बाद किशिदा इसी वर्ष 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बने हैं। पद संभालने के महज 10 दिन बाद ही किशिदा ने
निचले सदन को भंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि काम आरंभ करने से पहले वह अपनी नई सरकार के लिए मतदाताओं से जनादेश प्राप्त करना चाहते हैं। इससे पहले 12 दिन तक चुनाव प्रचार चल रखा है, जो मुख्य रूप से कोविड-19 से निपटने के उपायों और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर केंद्रित रहेगा। किशिदा की सत्तारूढ़ पार्टी चीन के बढ़ते दबदबे और उत्तर कोरिया की ओर से पैदा होने वाली मिसाइल एवं परमाणु खतरे के बीच सेना को मजबूत बनाने के महत्व पर जोर दे रही है। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने गरीब और अमीर के बीच की खाई को और भी ज्यादा गहरा दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान अर्थव्यवस्था को संबल नहीं किया और उसे शासन, लैंगिक समानता और विविध प्रकार की पहल ठप पड़ गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो। एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो। कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो। अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से। सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बारे में फिर से रुक करते खबरों का। जहां उत्तर प्रदेश में आज सियासत का सुपर संजय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रदेश भर में प्रचार प्रसार शुरू किया है। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचेंगे, तो वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव हरदोई पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी गोरखपुर जाएंगी और वहां प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, जहां पर रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता को साधने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां सीएम अयोध्या में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताकर जनता को रिझाने का काम करेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हरदोई जाएंगे। अखिलेश हरदोई में समाजवादी विजय रथ के आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अखिलेश एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। अखिलेश यादव सुबह 11 बजे लखनऊ से हरदोई के लिए रवाना होंगे। इन दोनों के अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 31 अक्टूबर को गोरखपुर आ रही हैं। यहाँ वे जनता के बीच अपने 8 घोषणाओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा लेंगी। शहर के मध्य स्थित रामगढ़ ताल के करीब चंपा देवी पार्क में प्रियंका रैली को संबोधित करेंगे और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का विश्वास दिलाएंगी। दरअसल यूपी में अपने खोए हुए जनाधार की वापसी पाने के लिए प्रियंका गांधी अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आगामी 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने वाली है। तो मध्य प्रदेश में सुसाइड करने वालों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक सूत्रों में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में आत्महत्या के मामलों में मध्य प्रदेश में 17% बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में 2020 में सुसाइड के 14,548 मामले सामने आए हैं, जबकि 2019 में 12,457 लोगों ने सुसाइड किया था। इसमें सबसे अधिक चिंताजनक छात्रों के आंकड़े हैं, जो मध्य प्रदेश में 2020 में 5,547 छात्रों ने सुसाइड किया। इसमें स्कूली बच्चों से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्र शामिल थे। भोपाल में भी सुसाइड के मामले 17.8% बढ़े, जबकि इंदौर में 4.2% की वृद्धि हुई। जबलपुर में 19.9% और की सुसाइड के सामने। प्रदेश भर में 2020 में 9,666 पुरुष जबकि 4,915 महिलाओं ने सुसाइड किया। इस तरह देश भर की बात की जाए तो आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल 19,909 मामले सामने आए हैं, जो कुल उन मामलों का 13% है। उसके बाद तमिलनाडु में 16,843 और मध्य प्रदेश में 14,538, पश्चिम बंगाल में 13,103 और कर्नाटक में 12,239 मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु में देश भर में आत्महत्या के कुल 11%, मध्य प्रदेश में 9.5%, पश्चिम बंगाल में 8.6% और कर्नाटक में 8% मामले दर्ज हुए।
साउथ में बने निम्न दबाव के कमजोर पड़ने से मध्य प्रदेश में ठंड के तेवर न पड़ रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अगले 5 दिन रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। ठंड तो रहेगी लेकिन रात और दिन का पारा सामान्य रहेगा। 5 नवंबर के बाद दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया साउथ में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तर से तेज हवाएं चलने लगेंगी। इससे प्रदेश में कई जगह रात का तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा। अब इस सिस्टम के कमजोर होने से हवाओं की रफ्तार कम हो गई है। इससे रात और दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। अगले 24 घंटे में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसका प्रभाव 4 से 5 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी जो ठंड के आने का संकेत है। मौसम विभाग की माने तो 5 दिन बाद एक बार फिर पंचमढ़ी, रायसेन, विदिशा, भिंड, मुरैना और आलीराजपुर में तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी। शहरी क्षेत्रों में वन क्षेत्रों की उपेक्षा तापमान कम गिरेगा। रात का पारा प्रदेश में 14 डिग्री सेल्सियस और दिन का पारा 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो इस तरीके से ठंड अपना कहर बरपाने वाली है। कोरोना पर नई थ्योरी, कोरोना संक्रमण फैलने का आरोप झेल रही चीन अब नई थ्योरी गढ़ रही है। इस थ्योरी में वो खुद पर लगे सभी आरोपों को दुनिया के दूसरे देशों पर डालने की कोशिश करे। इसके लिए ट्विटर से लेकर चीनी मीडिया ने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। सूत्रों में खुलासा हुआ है कि चीन का मीडिया अपनी थ्योरी को स्थापित करने के लिए कई सारे फर्जी अकाउंट भी संचालित कर रही है। और इस नई थ्योरी में चीन ने अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों पर आरोप लगाया कि दुनिया में कोरोना संक्रमण के लिए वह जिम्मेदार है। कोविड-19 वायरस पर चीनी मीडिया ने नई थ्योरी दुनिया के सामने रखी। चीनी मीडिया के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने के पीछे अमेरिका, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे देशों का हाथ बताया जा रहा है। चीन की नई थ्योरी के मुताबिक अमेरिका से सुअर का मांस, ब्राजील से गोमांस और सऊदी अरब से झींग और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन से झींग मछली कोविड-19 के कारण फैलने का कारण बनी है। कोविड-19 संक्रमण के लिए चीन के वुहान को दोषी ठहराया गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को संदेह है कि वुहान की स्थिति प्रयोगशाला पर वहां पर दूषित मांस के प्रयोग से कोविड-19 फैला। चीन इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए नई थ्योरी सामने लाया और अब वह दूषित मांस के जरिए अन्य देशों को भी निशाना बना रहा है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि वह इन दिनों बेल्जियम में है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि परमबीर सिंह बेल्जियम कैसे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां भगाने में किसने मदद की। परमबीर सिंह के लापता होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने परमबीर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो फिलहाल बेल्जियम में हैं। निरुपम ने ट्वीट कहा, ये है मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर, मंत्री पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया गया था। खुद 5 मामलों में वांटेड भी हैं। पुलिस ने कहा है कि ये फरार हैं। पता चला है कि बेल्जियम में है। बेल्जियम कैसे गए, इन्हें कैसे सेफ पैसेज मिले, हम अंडरवर्ल्ड भेजकर इन्हें ला सकते हैं अंडरकवर करके। परमबीर पिछले कई महीनों से लापता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए परमबीर सिंह को कई बार बुला भी चुकी है लेकिन वो अब तक पेश नहीं हुए हैं। कई महीनों से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर छुट्टी पर हैं। परमबीर सिंह को उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर कई पत्र भेजे गए। उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ की गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। खबरों के उस पार भी आपका कर रहेंगे इंतजार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते बुलेटिन की शुरुआत, जहां बसपा के 6 विधायकों के सपा में शामिल होने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालची नेताओं को जनता खूब समझती है। इससे सपा को कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। उन्होंने ट्वीट करके यूपी विधानसभा आम चुनाव नजदीक आने पर अब फिर से आए दिन दल बदलू लोगों में इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का दौर शुरू हो गया है, किंतु इससे किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है बल्कि इससे उन्हें हानि ही होगी। अतः बीएसपी के लोग ऐसे बरसाती मेढकों को पार्टी से दूर ही रखें। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि केवल दल बदलू ही नहीं बल्कि बरसाती मेढकों की तरह अनेकों ऐसी पार्टियों के नाम भी लोगों को सुनने में मिल रहे हैं जिनके नाम अब तक देखने सुनने को नहीं मिले थे। सत्ता लोलुपता के ऐसे खेल को जानता है, जनता खूब समझती है, वह इस पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, परिवर्तन अटल है। सपा में शामिल होने वाले बसपा विधायकों में सीतापुर के सिधौली विधायक हरगोविंद भार्गव, जौनपुर की सुषमा पटेल, गाजियाबाद के असलम अली श्रीवस्ती के असलम रायनी और कई सारे ऐसे लोग शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, विधायक राकेश राठौर ने भी 1 महीने पहले सपा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। बिहार में कोरोना विस्फोट का बड़ा खतरा है। फेस्टिवल में हो रही मनमानी से मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। बिहार में कोरोना के केस कम हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर टेस्टिंग पर जोर दिया है, लेकिन बिहार में पुलिस का डंडा भी जांच नहीं करवा पा रहा है। सूत्रों की पड़ताल में सामने आया कि कोरोना के खतरों की लापरवाही का खुलासा हुआ है। दिल्ली, मुंबई सहित देश के अन्य इलाकों में आने वाले यात्रियों में महज 1% की ही कोरोना जांच हो पा रही है। दीपावली और छठ पूर्व में बाहर से आने वालों के लिए कोरोना के खतरे को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सहित सार्वजनिक स्थानों पर जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बाहर से आने वालों को 100% जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद भी पटना जंक्शन से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना की जांच को लेकर लोग तैयार नहीं हो पा रहे। आईआईटी पटना के स्टूडेंट से कोरोना का खात्मा करने वाली मशीन तैयार की है। मशीन को हाथ लगाए बिना फुल बॉडी डिसइंफेक्ट हो जाएगी। मशीन में इंसान के शरीर को डिसइंफेक्ट करने के लिए WHO द्वारा प्रमाणित केमिकल के कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया गया है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पटना एम्स ने मशीन का ट्रायल कर लिया और अब इसका प्रयोग कोरोना की संभावित लहर में किया जा रहा है। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के वरुण कुमार शाही ने अपने अन्य स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मशीन को तैयार किया है। वरुण का कहना है, कोरोना काल से ही इस मशीन का काम चल रहा था, लेकिन आईआईटी पटना में कोरोना का बम फूटा और साथ ही स्टूडेंट्स घर चले गए। इस दौरान पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में वरुण ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मशीन बनाने की ठान ली और पटना एम्स के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर योगेश कुमार के गाइडेंस में मशीन का काम पूरा किया। वरुण कुमार शाही ने सूत्रों से बातचीत में बताया, कोरोना काल में सरकार ने वायरस को खत्म करने और कंट्रोल करने को लेकर आइडिया पर काम करने की बात कही थी। डॉक्टरों की चुनौतियों को देखते हुए इस मशीन का आइडिया लाया गया और डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिसइंफेक्शन मशीन का पर काम किया गया। बिहार के छपरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने है। यहाँ एक महिला मुखिया पद का चुनाव हार गई है, तो उसके पोस्टमैन पति ने डाकघर में रखे हुए आधार कार्ड को जला दिया। इस पूरे मामले पर किसी गांव वाले ने वीडियो भी बना लिया है। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पोस्टमैन पलट गया। अब वह कह रहा है कि उसने आधार कार्ड नहीं जलाए हैं। हालांकि वीडियो में दिख रहा है कि आधार कार्ड की साइज के कार्ड को बंडल से निकाल कर जलाया जा रहा है। ये आधार कार्ड गाँव वालों के थे, बंटने के लिए आए थे। मामला इसुआपर प्रखंड का है, जहां 24 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे। वीडियो में जो पोस्टमैन आधार कार्ड जलाता हुआ दिख रहा है, उसका नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र की पत्नी सुमन देवी ने यहां से मुखिया पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि वह चुनाव हार गई। चुनाव में सुमन को महज 144 वोट मिले। बताया जा रहा है कि इस बात से शैलेंद्र गांव वालों से खुन्नस खाया हुआ था। वह अगले दिन शाम को यानी 27 अक्टूबर को शाम को डाकघर पहुंचा। वहां उसने आग लगाई और एक एक करके उसी आधार से जैसे कार्ड वाले लिफाफे में आग में डालकर जलाने लगा। इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के बारे में जब पोस्टमैन शैलेंद्र से बात की गई तो उसने आधार कार्ड जलाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने आधार कार्ड नहीं जलाए हैं। ऐसे में वीडियो की जांच के बाद सही तथ्य सामने आ पाएंगे। इस बारे में डाकघर के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया जाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होने वाले मैच सेमीफिनाले में पहुंचने के नजरिए के बेहद महत्वपूर्ण मनाया जा रहा है। मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस आधे घंटे पहले यानी शाम 7 बजे होगा। दोनों में से जो भी टीम यह मैच हारेगी, विश्व कप में उसका सफर लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस मैच को जीतने वाली टीम बाकी की 3 मैच जीतने में कामयाब होगी। दोनों ही टीमों को अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ बाकी के मैच खेलने हैं। पाकिस्तान टीम लगभग सेमीफिनाले पहुंच चुकी है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती विराट कोहली का टॉस नहीं जीतना है। पिछले मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ विराट टॉस नहीं जीत पाए थे। भारत और न्यूजीलैंड ग्रुप 2 में मौजूद है और इसी ग्रुप में पाकिस्तान लगातार 3 मैच जीतकर 6 अंकों के साथ नंबर 1 पर है और लगभग सेमीफिनाले में पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की टीम 2 मैचों में 1 जीत कर रही है और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर है। नामीबिया के 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर, भारत 5वें और स्कॉटलैंड 6ठे स्थान पर है। यूएई में ओस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए गेंद रुक रुक कर बल्लेबाजी की जा रही है। वहीं बाद में ओस के कारण बल्लेबाजी करना आसान है। गेंद बल्ले पर ठीक से आ रही है और बल्लेबाज भी बिना किसी हिचक के शॉट खेल रहे हैं। स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को गेंद पर ग्रिप बनाने में थोड़ी मुश्किल सी हो रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।